हेलो स्टूडेंट, मैं संजय कुमार सिंह। आज हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, साथ ही साथ डिस्कस किए थे सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो हम लोग देख चुके हैं एक्चुअल में सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ द सॉल्यूट पर, दूसरा नेचर ऑफ द सॉल्वेंट पर, फिर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, और फिर गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में तो प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। तो अगर लिखिए थे, हम यहाँ नोट कर लेते हैं पहले इसको। solubility of the gas in liquid depends on the following factor, on the following factors। कौन कौन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? एक तो नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, फिर डिपेंड करेगा आपको नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स, फिर डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, फिर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रेशर। ये 4 फैक्टर है जिस पर सॉल्युबिलिटी गैस का लिक्विड में डिपेंड करता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे गैस की सॉल्युबिलिटी सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है, और कैसे गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअल में, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर सॉल्यूट का नेचर पोलर, सॉल्वेंट का नेचर पोलर, तो इजिली डिजॉल्व हो जाएगा। और एक मान लीजिए पोलर है ये सॉल्वेंट, सॉल्यूट नॉन पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है, तो इजीली डिजॉल्व नहीं होगा, बहुत कम अमाउंट गैस का डिजॉल्व होगा। तो इसीलिए कुछ गैस क्या होता है, कुछ गैस हाईली वाटर में सॉल्युबल होता है, और जबकि कुछ गैस बहुत कम अमाउंट वाटर में सॉल्युबल होता है। ये डिपेंड करता है गैस का यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन बहुत हाई है तो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी भी हाई होगा। अगर इंटरेक्शन लो है सॉल्यूट का सॉल्वेंट के साथ, तो गैस का यानी गैस हमारा ये सॉल्यूट है, उसमें सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बहुत कम होगा। कुछ एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे जो गैस का सॉल्युबिलिटी होता है वो सॉल्यूट के नेचर पर कैसे डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के नेचर पर कैसे डिपेंड करता है। उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। देखिए कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। एक तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा कैसे बनेगा? सॉल्यूट को डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूट कैसा है? गैस है। सॉल्वेंट क्या? लिक्विड है। सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड सॉल्यूशन। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन को हम डिजॉल्व कर रहे हैं। नाइट्रोजन गैस को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड है, सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह ऑक्सीजन को डिजॉल्व करें, क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। देखिए यहाँ नाइट्रोजन को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन बन रहा है। यहाँ ऑक्सीजन को हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन बन रहा है। उसी तरह यहाँ हीलियम गैस है, अगर इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो भी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। ये जो गैस होता है ये बहुत कम सॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन कुछ गैस जैसे HCl हो गया, अमोनिया हो गया, SO2 हो गया, ये बहुत हाईली सॉल्युबल होता है। एक्चुअल में इन सब के साथ क्या होता है, इन गैसों के साथ वाटर के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अमोनिया गैस है, NH3 गैस, ये वाटर से रिएक्शन एक्चुअल में कर लेता है, बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और फिर आयन फॉर्म में टूट जाता है NH4 प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। अगर HCl गैस होगा तो क्या होगा? HCl क्या करेगा? H प्लस दे देगा, वाटर H प्लस ले लेगा, तो HCl देगा तो Cl माइनस एक्वस और H3O प्लस एक्वस बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, SO2 गैस, वाटर में क्या करेगा?
अब लिक्विड है, ये बनाएगा H2SO3 एक्वस, फिर ये टूट जाएगा, बन जाएगा आपका HSO4 HO3 माइनस एक्वस और H प्लस एक्वस। आप ध्यान देंगे इन तीनों एग्जांपल के हेल्प से। अमोनिया का भी, HCl का भी और SO2 का वाटर में बहुत सॉल्युबिलिटी होता है, हाई होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होता है। लेकिन यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम का वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होता है। एक्चुअल में इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ ये अमोनिया क्या है, NH3 पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, डाइपोलर इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल। यहाँ भी परमानेंट डाइपोल है, इसमें भी परमानेंट डाइपोल है, इनके बीच में डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन होगा। और दूसरा इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है और फाइनली आयन के फॉर्म में चले जा रहे हैं। तो एक तो इनके बीच में इंटरेक्शन भी हाई है, ऊपर से इनके बीच में क्या है, रिएक्शन हो रहा है, इसलिए वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी हाई होगा। सबके साथ वही है। देखिए यहाँ क्या है, HCl पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कैसा इंटरेक्शन होगा, डाइपोलर इंटरेक्शन होगा, ऊपर से रिएक्शन हो रहा है, इसलिए वाटर में सॉल्युबिलिटी इसका भी बढ़ेगा। SO2 क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच में क्या होगा, डाइपोलर इंटरेक्शन होगा, ऊपर से रिएक्शन हो रहा है, फिर इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई होगा। ये जो गैस है वाटर के साथ क्या कर रहा है, एक तो इंटरेक्ट कर रहा है और दूसरा रिएक्ट भी कर रहा है, इसी के चलते इसका वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई है, यानी दे आर हाईली सॉल्युबल। These gases are highly soluble in water। इसके चलते, एक तो इंटरेक्शन के चलते और दूसरा रिएक्शन के चलते। लेकिन ये गैस क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, ये हमारा मॉलिक्यूल पोलर है, जबकि ये क्या है, नाइट्रोजन N2 नॉन पोलर है। इनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन होगा, ये परमानेंट डाइपोल है इसमें, लेकिन इसमें डाइपोल इंड्यूस होगा, नाइट्रोजन के अंदर डाइपोल इंड्यूस होगा, फिर जाके इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। ये इंटरेक्शन क्या है, वीक है, इसके रिस्पेक्ट में जो डाइपोलर इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ तो परमानेंट डाइपोल है, लेकिन यहाँ परमानेंट डाइपोल नहीं है, यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस हो रहा है। इनके बीच में जहाँ डाइपोल है, यहाँ इंड्यूस हो रहा है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा इसके रिस्पेक्ट में ये इंटरेक्शन वीक होगा, इसीलिए ये सब गैस का वाटर में सॉल्युबिलिटी कम होता है, ये लेस सॉल्युबल है। लेकिन ये गैस क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत हाई है, ये सब गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में हाई है। आगे चल के हम लोग देखेंगे, यहाँ जबकि हेनरी लॉ अप्लाई होता है, ये सब गैस पर हेनरी लॉ अप्लाई नहीं होता है। हेनरी लॉ के लिए कंडीशन हम लोग बताएंगे, हेनरी लॉ की कंडीशन है कि उनके बीच में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, यानी गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए, लेस सॉल्युबल होना चाहिए, उसको देखेंगे। यहाँ तो ये तो हो गया कंडीशन नेचर पर कैसे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। नेचर पर हम लोग और पहले भी डिस्कस किए थे कि पोलर है सॉल्व, तो सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए तभी सॉल्युबिलिटी होगा, बढ़ेगा, यानी दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे प्रेशर का कैसे इफेक्ट पड़ता है गैस के सॉल्युबिलिटी का लिक्विड में। तो चलिए इसको डिस्कस करेंगे, प्रेशर का इफेक्ट। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी, लिक्विड में जो गैस सॉल्युबल होता है उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। पहले भी हम लोग देखें कि प्रेशर बढ़ा देते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ हम कुछ डिजाइन कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें देखेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ती है। चलिए एक कंटेनर ले रहे हैं, इसमें लिक्विड रखा हुआ है, यहाँ एक पिस्टन लगा है, मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन मूव कर सकता है, और एक ब्लॉक रखा है। देखिए यहाँ गैस है,
कुछ गैस सॉल्युबल है वाटर में, डिजॉल्व है, और पूरा सिस्टम हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब जितना गैस का मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में जा रहा है, उतना ही गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में जा रहा है, यानी सिस्टम पूरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अगर देखें कितना मॉलिक्यूल, मान लेते हैं कि 3 मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो 3 मॉलिक्यूल क्या होगा, लिक्विड से गैसेस स्टेट में जाएगा। तो सिस्टम तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, टेम्परेचर है कांस्टेंट है, प्रेशर भी फिक्स हो गया, यहाँ गैस की सॉल्युबिलिटी भी लिक्विड में फिक्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए अब इसका हम चाह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाएं, गैस का प्रेशर बढ़ाएं, यानी पिस्टन को नीचे लाएं, यानी गैस की वॉल्यूम को घटाएं। गैस की वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा यानी प्रेशर बढ़ेगा, तो क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा, इसको देखते हैं। सेम कंटेनर है, पिस्टन नीचे आएगा, तो एक ब्लॉक और रख दिए हैं, इसलिए पिस्टन नीचे आ गया। गैस का पार्टिकल है, पहले की रिस्पेक्ट में क्या होगा, एरिया जैसे यहाँ डेंसर हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होगा एक दूसरे के करीब में आ जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल यहाँ है, पहले वाला कंडीशन नहीं है, अचानक से क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। यहाँ क्या हो रहा था, जितना पार्टिकल गैस से लिक्विड में आ रहा था, उतना ही लिक्विड में जो डिजॉल्व पार्टिकल है गैसियस स्टेट में जा रहा था। लेकिन अचानक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और बहुत सारे पार्टिकल गैस से कहाँ आएगा, लिक्विड में। लेकिन जितना पार्टिकल लिक्विड से गैस में आएगा, उतना पार्टिकल लिक्विड से गैस में नहीं जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, टाइम के साथ लिक्विड में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक ऐसा सिचुएशन आएगा, जितना पार्टिकल गैस का लिक्विड में जाएगा, उतना ही पार्टिकल जो गैस डिजॉल्व है लिक्विड में, वो कहाँ चला जाएगा, गैस में। फिर हमारा एक न्यू इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ऐसा सिचुएशन मान लीजिए कि 5 पार्टिकल न्यू इक्विलिब्रियम आ गया, 5 पार्टिकल गैस का जा रहा है, गैस से लिक्विड स्टेट में, तो 5 पार्टिकल फिर लिक्विड से गैस में जा रहा है। ये सिस्टम का न्यू इक्विलिब्रियम है, हाई प्रेशर पर बहुत सारे मॉलिक्यूल इसमें चले गए, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हुआ, बढ़ गया। देखिए लीच शेटल प्रिंसिपल में भी पढ़े हैं कि हम प्रेशर अगर किसी सिस्टम का बढ़ाएंगे तो हमारा सिस्टम किधर जाना चाहेगा, सिस्टम उधर जाना चाहेगा जिधर उसको कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करना पड़ेगा। यहाँ गैस जब यहाँ आ रहा है इस स्टेट में, तो वॉल्यूम कम ऑक्युपाई करेगा, जैसे लिक्विड में मिक्स होगा उसको कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करना होगा। तो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम ऑक्युपाई करना होगा, यानी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा कहाँ लग जाएगा, यानी जो गैस फ्री स्टेट में है वो डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में। तो ये तो प्रेशर का हो गया, सिंपल एक्सपेरिमेंट के हेल्प से देख लिए हम लोग कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगा। इसी चीज को, सेम थिंग को हेनरी ने क्वांटिटेटिव वे से एक्सप्लेन किया है। हेनरी ने, इसको हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ। तो हम लोग देख लेंगे हेनरी लॉ के हेल्प से क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ। अब वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हेनरी लॉ। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हमने क्या देखा, जैसे इससे प्रेशर बढ़ाएंगे गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। उसी चीज को क्वांटिटेटिव वे से हेनरी ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया हेनरी, देखिए पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, according to this law
at constant temperature the mass of gas dissolved by a given volume of solvent is directly proportional to is directly proportional to pressure of the gas. प्रेशर ऑफ द गैस, यानी अगर m मास डिजॉल्व हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के, उसी गैस के कंपोनेंट के प्रेशर के, जिसको आगे चल के डाल्टन ने क्या कहा था? पार्शियल प्रेशर, यानी उसी कंपोनेंट के गैस के प्रेशर पर, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। फिर बाद में क्या है? ये होगा m इक्वल टू, ये कांस्टेंट लेंगे के पी। m क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, m है मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। m क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। P क्या है? उसी गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर है। उसी गैस का इक्विलिब्रियम प्रेशर, एक तरह से उस गैस का हम इसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। गैस का क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। अगर हम ले लेते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम, टू कंपोनेंट सिस्टम, अगर हम सॉल्वेंट को 1 मानते हैं, सॉल्यूट को 2, तो ये क्या हो जाएगा? M2, क्योंकि सॉल्यूट है हमारा, गैस क्या है? सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं, और उस समय गैस का पार्शियल प्रेशर क्या मानेंगे? P2, तो M2 किसके प्रोपोर्शनल होगा? P2 के। M2 इक्वल टू K इंटू P2 लिख सकते हैं। बाद में हेनरी ने अपना जो फाइनल स्टेटमेंट दिया वो क्या था? वो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में था। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, जो लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा है, वो किस फॉर्म में? तो मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। कैसे मोल फ्रैक्शन? गैस की सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। इसको देखते हैं कैसे जो गैस की सॉल्युबिलिटी है मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए। चलिए, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब देखते हैं हम कैसे गैस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए। इसमें के क्या है? कांस्टेंट है, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को हम चाह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन में लिखें। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उसको मोल फ्रैक्शन में लिखें। कैसे? गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, यानी गैस का जो मोल फ्रैक्शन डिजॉल्व है, वो कैसे पार्शियल प्रेशर के साथ वायरी करता है, इसको देखते हैं। उनके बीच में क्या रिलेशन है। चलिए, तो m इक्वल टू क्या है? Kp। m क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। P क्या है? उसी गैस का पार्शियल प्रेशर है। अगर टू कंपोनेंट सिस्टम है तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, 2 क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्विंग पर यूनिट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। P क्या है, तो यहाँ अगर M2 है तो इसको क्या मान लेते हैं P2, उस गैस का पार्शियल प्रेशर, ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। एट इक्विलिब्रियम, ये ध्यान दीजिएगा हमारा सिस्टम क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्या होगा, कैसे मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, m इक्वल टू के पी है, क्या हो गया M2, ये क्या हो जाए P2। कितने वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, अगर सॉल्वेंट का वॉल्यूम पर यूनिट जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम M1 मान लेते हैं, तो दोनों तरफ M1 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं। दोनों इक्वेशन में M1 से डिवाइड करने जा रहे हैं, दोनों तरफ क्या बन जाएगा M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1 इक्वल टू हो जाएगा K अपॉन M1 इंटू P2। M1 क्या है, जितना वॉल्यूम है सॉल्वेंट का उसी का मास है, M1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम। जितने मास सॉल्वेंट में M1 मास सॉल्वेंट में M2 क्या है डिजॉल्व। इसको अगर हम मान लेते हैं कांस्टेंट, नया कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं M2 अपॉन M1 K डैश P2, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। अब ये है कि कैसे इसको मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए। ध्यान दीजिए, इसको M2 है मास है, इसको मोल में अगर एक्सप्रेस करना है तो क्या कर देंगे, इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। उसी तरह M1 अगर उसके मोल के फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। क्या लिख सकते हैं दोनों तरफ, ध्यान दीजिएगा इसको, M2 अपॉन इसका मोलर मास, ये हो जाएगा M1 अपॉन इसका मोलर मास इक्वल टू उधर हो जाएगा आपको, ये ऊपर जाएगा M1 इंटू K डैश और ये हो जाएगा P2, ये हो जाएगा P2। अब ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया, ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 और ये भी कांस्टेंट ले रहे हैं पूरा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, K डैश K डबल डैश P2। अब मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, अगर सॉलिड का देखा जाए मोल फ्रैक्शन X2 इक्वल टू क्या होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्या है, अगर गैस जो सोलेबल है, ये कंपोनेंट 2 है गैस, ये किसका मोल है, ये सॉल्वेंट का है, ये किसका मोल है सॉलिड का, जो गैस डिजॉल्व हो जाएगा। अगर गैस बहुत कम डिजॉल्व होगा तो इसका मोल सॉल्वेंट के मोल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसकी वैल्यू बहुत कम होगा, यानी N2 लेस देन N1। इस सिचुएशन में हम मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, ये अप्रॉक्स होगा इसके N2 अपॉन N1। अब ध्यान देंगे N2 अपॉन N1 की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, सॉलिड के मोल फ्रैक्शन को रिप्लेस कर सकते हैं। सॉलिड के मोल फ्रैक्शन को यहां हम रख सकते हैं। चलते हैं इसको रब करते हैं, इसको वीडियो वॉच करके नोट डाउन कर लीजिएगा। तब क्या होगा, यहां X2 रखते हैं, X2 इक्वल टू क्या हो गया K डबल डैश P2 आ गया। क्या लिख सकते हैं और इसको P2 इक्वल टू इधर आ जाएगा तो 1 अपॉन K डबल डैश और ये हो जाएगा X2। अब क्या लिख सकते हैं P2 इक्वल टू, यही हेनरी कांस्टेंट है या हेनरी लॉ कांस्टेंट इक्वल टू X2। ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है, यानी
इसकी जगह हम क्या माने, हेनरी लॉ कांस्टेंट 1 अपॉन के डबल डैश को के एच माने हैं। अरे के एच क्या है, यह हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये हमारा हेनरी लॉ कांस्टेंट। अगर इसी फॉर्मूले को जनरलाइज करना चाहें, मान लीजिए कोई आयत कंपोनेंट है, उसके साथ लिखना चाहेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, पी आई इक्वल टू के एच एक्स बन जाएगा हमारा। के एच तो हेनरी लॉ कांस्टेंट है, एक्स आई क्या है, यह है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith component in the solution। और ये pi क्या है, इसको रब कर देते हैं। pi क्या है, पार्शियल प्रेशर of ith component in the vapor phase, इस तरह से ये हो गया हमारा। किसी भी कंपोनेंट के लिए इसको जनरलाइज कर लीजिए फॉर्मूले को। यहाँ देखिए ये क्या है, पार्शियल प्रेशर है, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। उसी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है। आईपीआई क्या है, उसी कंपोनेंट का वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर है। तो ये फाइनल स्टेटमेंट है हेनरी लॉ का मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। जबकि यहाँ क्या था, एक गैस की सॉल्वेबिलिटी मास दिया था, इसी को हम रिप्लेस किए हैं इस फॉर्मूला में। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये भी इक्वेशन यहाँ प्रॉब्लम मास के फॉर्म में दिया रहेगा और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया रहेगा, वॉल्यूम कर लेंगे। अगर मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, पार्शियल प्रेशर दिया रहेगा, उस सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो जैसा आपको प्रॉब्लम दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। अगर मास दिया रहेगा तो इसको अप्लाई करेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा या मोल डिफरेंट मास दिया रहेगा सॉलिड और सॉल्वेंट का, तो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, इसको जानते हैं। अब तो इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एक्चुअल में क्या है हेनरी लॉ कांस्टेंट। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम रब करते हैं, अब देखते हैं हम लोग हेनरी लॉ कांस्टेंट के बारे में। देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट KH है और KH किस पर डिपेंड करेगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स फैक्टर। हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ सॉलिड पर। देखा गया कि अगर सॉल्वेंट फिक्स कर दें, यानी सॉल्वेंट का नेचर फिक्स कर दें, तो डिफरेंट गैस की सॉल्वेबिलिटी डिफरेंट होगा। आप देख सकते हैं यहां से PI इक्वल टू क्या है, KHXI। डिफरेंट गैस है लेकिन सॉल्वेंट का नेचर क्या कर दिए हैं, फिक्स कर दिए हैं। तो डिफरेंट गैस का उसी सॉल्वेंट में सॉल्वेबिलिटी अलग अलग होगा, यानी इसकी वैल्यू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू अलग अलग होगा, पार्शियल प्रेशर सेम मिलेगा। देखिए इन दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट है, अगर पार्शियल प्रेशर सेम मिल रहा है और इसकी वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट है,
यानी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस, क्योंकि सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट गैस का सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होता है सेम पार्शियल प्रेशर लेने के बावजूद भी। इसका मतलब हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होगा जब गैस को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं तो ही। इसके अलावा ये किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। देखिए हेनरी लॉ कांस्टेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। अब इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग सॉल्यूट को फिक्स कर दे रहे हैं, यानी जो गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं उसको फिक्स कर दे रहे हैं, सॉल्वेंट को चेंज कर रहे हैं। तो सेम गैस, एक ही जैसे नाइट्रोजन गैस उसको वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी अलग है, बेंजीन में डिजॉल्व कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी अलग है। इसका मतलब क्या है, सेम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, लेकिन उसी गैस का नाइट्रोजन का वाटर में सॉल्युबिलिटी अलग है, बेंजीन में सॉल्युबिलिटी उसे मैच नहीं कर रहा है, अलग अलग है सॉल्युबिलिटी है। इसका मतलब क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगा। साथ ही साथ एक मेन फैक्टर क्या है, इस पर डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर। हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होता है, सेम पार्शियल प्रेशर, इसकी वैल्यू फिक्स कर दी है, लेकिन सॉल्युबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रहा है। जनरली हम लोग देखते हैं कि हाई टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाता है और लो टेम्परेचर पर अधिक रहता है। इसका मतलब क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर रहा है, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर। कुछ डाटा है इसके हेल्प से हम लोग देखेंगे कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपको डाटा हम दिखा देते हैं जिसके हेल्प से आप इजीली समझ जाएंगे कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिपेंड करता है। देखिए एक तो ये हो गया हेनरी लॉ कांस्टेंट, साथ ही साथ हेनरी लॉ किस पर वैलिड होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हेनरी लॉ एक तो किस सिस्टम पर वैलिड होगा, जब हम डिजॉल्व करने जा रहे हैं तो देख रहे थे कुछ गैस हाईली सोलुबल होता है, कुछ गैस कम सोलुबल होता है। कौन सा गैस पर हेनरी लॉ वैलिड होगा, तो ऐसा गैस जिसकी सोलुबिलिटी बहुत कम है, यानी पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो, साथ ही साथ टेम्परेचर अप्रॉक्स लेंगे, मिनिमम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत लो नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए टेम्परेचर। साथ ही साथ गैस बहुत हाईली सोलुबल नहीं होना चाहिए, यानी उनके गैस के बीच आयनाइजेशन नहीं होना चाहिए, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। ये सब सारे टर्म है देखना है जहां की हेनरी लॉ हमारा वैलिड नहीं होता है, यानी अगर गैस कोई सोलुबल है, हाईली सोलुबल है, एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहां हेनरी लॉ वैलिड नहीं होगा। हेनरी लॉ वैलिड होने के लिए हमारा मॉलिक्यूल का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए, प्रेशर बहुत लो होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। ये सब सारे कंडीशन है। कुछ हम डाटा दे रहे हैं जिसकी हेल्प से समझेंगे कैसे ये नेचर ऑफ सॉलिड पर डिपेंड करता है, कैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मान लीजिए सॉलिड फिक्स कर दिए, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो उसका वेरिएशन कैसे होगा, तो सॉल्वेंट के साथ और टेम्परेचर के साथ। तो कुछ डाटा है जिसके यहाँ दिया हुआ है डिफरेंट डाटा, कैसे डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉलिड पर और डिफरेंट टेम्परेचर पर। कंडीशन ये है और ये सॉल्वेंट है, यहाँ डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन ये है, यहाँ सॉल्वेंट डिफर कर रहे हैं। इसको देख लेते हैं। एक तो हमारा सॉलिड भी सॉलिड पर डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए नाइट्रोजन का 293 केल्विन पर इसका दिया है हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू 76.48 केल्विन बार है, 1 किलो बार है। वही नाइट्रोजन का 303 केल्विन पर वैल्यू हो गया 88.84 किलो बार, यानी टेम्परेचर वेरी किया है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर दिया है। यहाँ क्या था इक्वेशन से, Pi=KH और XI। देखिए टेम्परेचर वेरी कर रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू वेरी कर रहा है, यहाँ इसकी वैल्यू वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ। अगर प्रेशर सेम ले ले, उसी गैस का पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा,
गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर वेरी करने के साथ साथ हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रहा है, तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, घट जाएगा। यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन है, यहाँ भी वही कंडीशन है, टेम्परेचर बढ़ाएं तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, यानी गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। इसका क्या फायदा होगा, देखिए इससे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि किस कंडीशन में एक्वेटिक एनिमल इजीली सरवाइव करेगा, लो टेम्परेचर पर कि हाई टेम्परेचर पर। देखिए जब यहाँ क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू, टेम्परेचर बढ़ाना है तो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ जा रहा है, यानी उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। और इक्वेटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कहां से ऑक्सीजन लेते हैं, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। तो हाई टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी यानी ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी तो घट जाएगा, तो उनको इजीली ऑक्सीजन गैस अवेलेबल नहीं होगा, तो इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा किस कंडीशन में, कोल्ड वाटर में या वार्म वाटर में, यानी हाई टेम्परेचर होगा, उस सिचुएशन में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे या लो टेम्परेचर को, तो आपका आंसर होना चाहिए लो टेम्परेचर पर, क्योंकि लो टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी हाई होगा। ये तो हो गया टेम्परेचर का, साथ ही साथ नेचर ऑफ सॉलिड और साथ साथ टेम्परेचर। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ देख रहे हैं हम कैसे सॉल्वेंट पर वैरी कर रहा है। यहाँ दो चीज हम देख रहे हैं, एक तो सॉलिड के नेचर पर, दूसरा साथ टेम्परेचर पर। यहाँ हम सॉल्वेंट पर देख रहे हैं। यहाँ नाइट्रोजन का वाटर में क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू 86.4, और वहीं बेंजीन में हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू 2.27। यानी नाइट्रोजन कहाँ आपको सॉल्युबल होगा, वाटर में कि बेंजीन में, किसमें सॉल्युबिलिटी हाई होगा, बेंजीन में कि वाटर में। आप आसानी से इस सिचुएशन के हेल्प से बता सकते हैं। यहाँ भी ऑक्सीजन का देखिए, वाटर के लिए ऑक्सीजन का हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 44.1 है, जबकि बेंजीन के लिए क्या है, 1.24 है। इसलिए सॉल्वेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, एक तो सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है, साथ साथ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये चीजें ध्यान देंगे आप। इस तरह से हम लोग देख लिए कुछ डाटा के हेल्प से ये हेनरी लॉ कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है। आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हेनरी लॉ से रिलेटेड, कुछ सिंपल प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं इसको। आप डाटा अगर नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करिए और डाटा नोट कर लीजिए, ताकि उससे आप एनालिसिस कर सकते हैं इजीली। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट इक्वेशन क्या स्टेटमेंट है हेनरी लॉ कि पी आई इक्वल टू क्या है, के एच एक्स आई। ये क्या है, पी आई ith कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है, एक्स आई क्या है, ith कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, और के एच क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। अगर लाइन की इक्वेशन से इक्वेट करें, देखिए y इक्वल टू क्या होता है, mx प्लस सी। यहाँ c इंटरसेप्ट तो 0 है, क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx। कंपेयर करें लाइन की इक्वेशन से, सिंपल y इक्वल टू mx। तो अगर पार्शियल प्रेशर वर्सेस हम अगर मोल फ्रैक्शन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कि हेनरी लॉ कांस्टेंट तो स्लोप हो जाएगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट स्लोप हो जाएगा। तो इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ। हेनरी लॉ ने डिफरेंस मोल फ्रैक्शन में, यानी प्रेशर का वेरिएशन कर कर उन्होंने चेक किया था गैस के सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इधर हो जाएगा हमारा पार्शियल प्रेशर, इधर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। लाइन का इक्वेशन है, कहां से पास होगा, ऑरिजिन से पास करेगा, ऐसा ही कुछ मिलेगा। इस गैस का स्लोप क्या होगा, केएच होगा। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या देगा, इस जो लाइन होगा उसका स्लोप क्या होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट। मान लीजिए आपके पास 3 गैस है और तीनों का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, एग्जाम में आ गया 3 गैस दिया हुआ है, एक गैस 1 है, एक गैस 2 है और एक गैस 3 है।
और आपसे क्वेश्चन कर रहा है किस गैस की सॉल्युबिलिटी अधिक होगा सेम पार्शियल प्रेशर पर। किस गैस की सॉल्युबिलिटी अधिक होगा सेम पार्शियल प्रेशर पर, यानी प्रेशर सेम है, सेम यहां ले लीजिए एक पॉइंट, सेम पार्शियल प्रेशर, इसको मिलाते हैं यहां, ये यहां कट करेगा, ये यहां कट करेगा, ये x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3। ये क्या है गैस 3 का मोल फ्रैक्शन है, ये क्या है x2, गैस 2 का मोल फ्रैक्शन है, x1 क्या है गैस 1 का मोल फ्रैक्शन है। सेम पार्शियल प्रेशर है, किसका वैल्यू अधिक आ रहा है मोल फ्रैक्शन का, गैस 3 का। तो अगर सेम पार्शियल प्रेशर लिया जाए और उस सिचुएशन में पूछा जाए आपसे किस गैस का सॉल्युबिलिटी अधिक होगा, तो सबसे अधिक सॉल्युबिलिटी किसका होगा गैस 3 का। अगर आपसे देख सकते हैं इक्वेशन से भी देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैस at the same partial pressure, at the same partial pressure क्या होगा, सबसे अधिक किसकी सॉल्युबिलिटी होगा गैस 3 का, फिर गैस 2 का, फिर गैस 1 का, ये ऑर्डर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू किस गैस के लिए अधिक होगा, देखिए यहां स्लोप से ये तीनों गैस का देखिए स्लोप, किसका स्लोप अधिक है गैस 1 का स्लोप अधिक है, इसीलिए इस गैस की सॉल्युबिलिटी कम है सेम पार्शियल प्रेशर पर। जिसका हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगा, सेम पार्शियल प्रेशर लेंगे तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगा लो होगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल तो कांस्टेंट है, फिक्स है। सेम वैल्यू के लिए अगर ये हाई लेंगे तो इसकी वैल्यू लो होगा। किस गैस का, जिस गैस का स्लोप अधिक होगा, इस गैस का स्लोप अधिक है, इस गैस का स्लोप कम है, तो इसका हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगा अधिक होगा, यानी गैस 1 का हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अधिक होगा। अगर लिखना चाहेंगे ऑर्डर ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ हेनरी लॉ कांस्टेंट इसका अधिक होगा गैस 1 का, यानी 1 का। उसके बाद किसका होगा हेनरी लॉ कांस्टेंट गैस 2 का, उसके बाद किसका होगा गैस 3 का होगा। ये तो कुछ सिंपल एग्जांपल है, सिंपल क्वेश्चन है, जो ग्राफ आएगा उसके हेल्प से आप देख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेंगे एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ, फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसके बाद हम प्रॉब्लम करेंगे हेनरी लॉ कांस्टेंट से रिलेटेड। हेनरी लॉ जो स्टेटमेंट है इसके हेल्प से कुछ क्वेश्चन किया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, उसके बाद देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। क्या एप्लीकेशन है, अभी हम लोग देखे हैं इक्वेशन क्या है, पी आई इक्वल टू के एच एक्स आई। देखिए मान लीजिए कोई 2 गैस है और जिस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अधिक होगा सेम पार्शियल प्रेशर लेवल पर, जिसका हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू अधिक होगा उसका क्या होगा वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगा। दूसरा सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा, ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, जो गैस डिजॉल्व करेंगे उसका नेचर फिक्स हो जाएगा, जिसमें डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट का भी नेचर फिक्स हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर फिक्स कर दें, जो गैस डिजॉल्व कर रहे हैं जिसमें कर रहे हैं, यानी सॉलिड का नेचर भी फिक्स हो जाएगा, सॉल्वेंट का नेचर भी फिक्स हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी किस पर डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर पर, यानी इस गैस का, जिस गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, अगर उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो इसका एप्लीकेशन करके इसी फार्मूले का यूज करके देखिए कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं हम लोग,
उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व होता है हाई प्रेशर पर, क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे यानी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ाएंगे तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए सोडा वाटर हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं तो उसमें गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ा दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ा दिया जाता है, सील करके हाई प्रेशर पर बोतल को सील कर दिया जाता है। एक तो कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक इसको कर देते हैं यूज, इसको समझ सकते हैं आप। इसीलिए जो भी सीलिंग होता है बोतल का उसमें ध्यान दीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर। ये क्लोज किया जाता है, लगा दिए ढक्कन, क्लोज कर दिए, ये इतना स्पेस वेकेंट रहता है, स्पेस वेकेंट रहता है और इसी में गैस होता है हाई प्रेशर पर। ये हो गया सोडा वाटर में कैसे जो है प्रेशर बढ़ाकर हम उसकी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हाई प्रेशर पर रहेगा तो गैस का वाटर में सॉल्युबिलिटी हाई होगा सोडा वाटर में। दूसरा इसका क्या एप्लीकेशन है, देखिए स्कूबा डाइवर का नाम सुने होंगे। समुद्री गोताखोर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ऑक्सीजन गैस का टैंक ले जाते हैं अपने साथ में, साथ ही कुछ गैस डिजॉल्व होता है और उसमें गैस मिक्स किया जाता है। तो कौन सा गैस मिक्स किया जाए, सिर्फ नाइट्रोजन होता है। पहले तो सिर्फ नाइट्रोजन का अमाउंट अधिक रहता था, लेकिन बाद में देखा गया कि नाइट्रोजन जो अमाउंट अधिक रहने को वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब स्कूबा डाइवर जाता है लोअर लेवल पर बहुत डेप्थ में, उस सिचुएशन में प्रेशर बढ़ जाता है और उस सिचुएशन में क्या होता है गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत हाई हो जाता है ब्लड में, लेकिन वहीं जब बाहर आता है तो प्रेशर घट जाता है, तो डिजॉल्व जो नाइट्रोजन गैस होता है वो इजिली बाहर नहीं आ जाता, कुछ कैपिलरी में फंस जाता है बबल के रूप में और ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसको बेंड्स बोलते हैं, मेडिकल टर्म में इसको बेंड्स बोला जाता है। तो अब जो बी टैंक होता है तो उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ उसका परसेंटेज कंपोजिशन कम करके उसमें हीलियम मिलाया जाता है, ताकि देखिए ध्यान दीजिए यहाँ इस इक्वेशन से हीलियम का जो हेनरी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट की वैल्यू होता है बहुत हाई होता है। जब हेनरी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट की वैल्यू हाई होगा, सेम पार्शियल प्रेशर पर उस गैस का सॉल्युबिलिटी क्या होगा, कम होगा। जब गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगा ब्लड में तो गैस आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू तो बहुत कम होगा। इसीलिए हीलियम को मिला दिया जाता है, हीलियम का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है, नाइट्रोजन का अमाउंट कम कर दिया जाता है ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, जैसे ऊंचाई पर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पर तो गैस एटमॉस्फेयर प्रेशर घट जाता है, यानी अगर ऑक्सीजन है तो उसका पार्शियल प्रेशर घट जाता है और पार्शियल प्रेशर घटने के चलते यहाँ देखिए अगर पार्शियल प्रेशर घटेगा तो ब्लड में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगा। हम जब ऑक्सीजन लेंगे उसकी अमाउंट बहुत कम होगा, कम मिलेगा हम लोगों को ऑक्सीजन, कम मिलेगा तो ब्लड में कम डिजॉल्व होगा, यानी ये प्रेशर पर डिजॉल्व करता है, डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम होगा क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर घट गया है, और जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा ब्लड में तो बहुत सारे ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो रुक जाएगा, स्लो हो जाएगा और शरीर को, माइंड को एनर्जी नहीं मिलता उतना। इससे एक मेडिकल जो टर्म क्रिएट हो जाता है, मेडिकल टर्म में हम इसको बोलते हैं एनॉक्सिया, यानी जो सोचने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो बहुत घट जाती है। तो ये सारे एप्लीकेशन है हेनरी लॉ के। इस तरह से आप डेली लाइफ में भी हेनरी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन मालूम रहेगा तो आप हेनरी लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
देखिए कैसे गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आपको पहले भी सॉल्युबिलिटी में हमने डिस्कस कर चुका है। इसमें क्या केस बनेगा? टू केस। जनरली जब हम गैस को डिजॉल्व करने जाते हैं तो क्या होगा? गैस डिजॉल्व करते हैं, एनर्जी रिलीज होता है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव होता है। केस वन, व्हेन डेल्टा एच क्या है? निगेटिव, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ली चैटरले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? आप गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए गैस सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये हमारा बन गया सॉल्यूशन, और ये सिस्टम मान लीजिए इक्विलिब्रियम में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये गैस है, ये क्या लिक्विड है, ये लिक्विड है, सॉल्यूशन बन गया। गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन बन गया। यहां गैस डिजॉल्व हो रहा है, क्या हो रहा है? गैस इसकी वॉल्यूम घटेगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू ली चैटरले प्रिंसिपल टेम्परेचर बढ़ाना है, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है कि टेम्परेचर घटाना। इजली वे से आप कह सकते हैं टेम्परेचर अगर घटाएंगे तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि हमारा प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो अधिकतर रिएक्शन क्या है? जब भी हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो अधिकतर केसेज में जनरल ऐसा ही देखा जाता है कि उसमें एनर्जी रिलीज होता है, और एनर्जी रिलीज होगा तो इसके लिए क्या है? तो ली चैटरले प्रिंसिपल के लिए अगर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है लिक्विड में तो क्या करेंगे? हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, घटाएंगे? आसानी से आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर घटाएंगे, यानी अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर क्या करें हम लोग? डिक्रीज करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ध्यान दीजिए यहाँ गैस डिजॉल्व हो रहा है, यानी गैस डिजॉल्व होकर लिक्विड स्टेट में चला जा रहा है। सॉल्यूशन गैस लिक्विड स्टेट में जा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो गैस क्या है? जैसे ही गैस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा सिस्टम से एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा उस सिचुएशन में अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि ये अगर सॉलिड को हम जो गैस को डिजॉल्व कर रहे हैं और ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर इंडोथर्मिक, ऐसा जनरली होता नहीं है, बहुत कम केस मिलेगा जो इंडोथर्मिक होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? अगर इंडोथर्मिक होगा, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो उस सिचुएशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अधिकतर यही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ देखिए एक्सोथर्मिक, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगा? लिक्विड बढ़ जाएगा। तो जनरल केस हम लिख रहे हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज solubility of gas in liquid increases। इसीलिए अब देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ाएं तो गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगा, और घटाएंगे टेम्परेचर तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। इसीलिए जो भी इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो किसमें रहना पसंद करेंगे? वार्म वाटर की कोल्ड वाटर में? कोल्ड वाटर में, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक होगा। ये तो टेम्परेचर का है सिंपल, इसको हम लोग पहले भी बहुत डिस्कस कर लिए हैं, थर्मोडायनामिक इफेक्ट देख चुके हैं टेम्परेचर में, तो इसलिए आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। अब कुछ हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम देखते हैं, हेनरी लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम देख लेते हैं। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
There if nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin, if N2 gas bubble through water अभी मेरे साथ क्वेश्चन देख लीजिए। एज्यूम दैट N2 लॉ ऑफ मोशन की वैल्यू दिया हुआ है फॉर N2 एट 298 Kelvin लीजिए 76.48 किलोवाट। चलिए वैल्यू दिया है, सब देखते हैं इसको। नाइट्रोजन गैस को बबल किया जा रहा है वाटर में 293 केल्विन पर। कर रहा है हाउ मेनी मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर में कितना नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व होगा। क्या एज्यूम करना है, नाइट्रोजन एक्सर्ट ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.98 बार, यानी पार्शियल प्रेशर कितना है नाइट्रोजन का 0.987 बार है। और हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दिया है नाइट्रोजन के लिए, इसकी वैल्यू है आपको 76.48 किलो बार। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा, पी नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का। यहां देखिए क्या दिया है, एक तो पार्शियल प्रेशर दिया है, ऊपर से हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दिया। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कितना 1 लीटर वाटर में कितना मिली मोल होगा नाइट्रोजन का, कितना मिली मोल होगा नाइट्रोजन का। 1 लीटर वाटर का मतलब क्या दिया है आपको, वाटर का अगर डेंसिटी 1 ग्राम पर ml ले ले तो 1 लीटर है यानी 1000 ml। उस सिचुएशन में हम मोल लिखा लेंगे वाटर का। और एक चीज को थोड़ा सा और आगे करते हैं, पी नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा KH और इसकी जगह पर नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। वाटर का मोल चाहिए, यहां ध्यान दीजिए इन दोनों का यूनिट सेम करना होगा। अगर बार में लेंगे तो इसको बार में करेंगे, तो बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा 76.48 इंटू 1000। या किलो बार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी करना है सबसे थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा होगा। किलो बार में 0.987 इंटू 10⁻³ बार किलो बार हो जाएगा। तो यूनिट तो कटेगा, यूनिट से कोई मतलब नहीं। वाटर का कैसे मोल निकालेंगे, वाटर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर है 1 लीटर, मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 लीटर मतलब 1000 ml। डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml लेंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। मोल ऑफ वाटर जानते हैं आप, 1000 में हम इसको मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, 55.5 वाटर का मोल आ गया। अब रख दीजिए वैल्यू, प्रेशर नाइट्रोजन का कितना है 0.987 इंटू 10⁻³ इक्वल टू क्या है, KH हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दिया है आपको 76.48
यहां रख लेंगे वैल्यू। नाइट्रोजन का मोल निकालना है, प्लस वाटर का इतना है मोल। एक चीज यहां ध्यान दीजिए, ये वैल्यू बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत कम है। एक और तरीका है सिंपल करने का क्वेश्चन। चलिए इसको अगर कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेते होगा। अगर क्योंकि गैस की अगर इसको नेग्लेक्ट करना चाहें, थोड़ा सा सिंपल हो जाए क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर है, इसमें गैस डिजॉल्व है। जो गैस डिजॉल्व है उसका क्या होगा नंबर ऑफ गैस, जो वाटर है सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में तो बहुत कम होगा। सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, उसकी वैल्यू बहुत कम होगा। तो अगर इसको निगलेक्ट कर दें नंबर ऑफ मोल को यहां से डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो अगर इसको निगलेक्ट कर देते हैं, क्या कंडीशन लगाना होगा, इसका नंबर ऑफ मोल बहुत कम है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर से, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो मालूम है। थोड़ा सा यहां लिख रहे हैं इसको, देखिए नेग्लेक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, 0.987 इंटू 10⁻³ हो जाएगा 76.48 इंटू नंबर मोल ऑफ N2, और इसको तो नेग्लेक्ट कर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर दिया गया क्वेश्चन में 55.55, तो मोल निकाल लेंगे यहाँ से। नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.987 इंटू 10 55.55 इंटू 10⁻³ अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका 76.48, इतना मोल हो जाएगा। तो मिली मोल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ N2 कितना से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0.987 इंटू 55.55 अपॉन 76.48, ये हो जाएगा आंसर मिनिमम, ये आएगा आपका आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। इस तरह हो गया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों को दे देंगे, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, वीडियो पॉज करके इसको समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। क्या है प्रॉब्लम, क्वेश्चन दिया है कि H2S ए टॉक्सिक गैस, H2S ए टॉक्सिक गैस विथ रॉटेन एग लाइक स्मेल, विथ रॉटेन एग लाइक स्मेल is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S, if the solubility of H2S in water at STP, in water at STP is 0.195 मोलर है, स्मॉल m है, मोलर है। कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट हेनरी
लॉ ऑफ कांस्टेंट, हेनरी लॉ ऑफ कांस्टेंट निकालना है। चलिए यहाँ क्या क्या दिया है, देखिए सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया है। सॉल्यूशन का मोलालिटी कितना है 0.195। मोलालिटी का मतलब क्या, मोल पर किलोग्राम। इतना मोल सॉल्यूट का है कितने ग्राम सॉल्वेंट में, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में, क्योंकि मोलालिटी का मतलब होता है मोल पर किलोग्राम। तो अगर सॉल्यूट का हम मोल एज्यूम कर लें 0.195 मोल है, तो सॉल्वेंट का मास कितना होगा 1 किलोग्राम। लेट द मास ऑफ सॉल्वेंट बी 1 किलोग्राम मीन्स क्या है 1000 ग्राम। देन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा आपका 0.195। ये सॉल्यूट क्या है, H2S का है। H2S एक टॉक्सिक गैस है, उसकी रोटन एग लाइक इसमें यूज फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर। देखिए वाटर है, यहाँ सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का कितना मास हो गया 1 किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, वाटर का नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा 1000 गिवन मास अपॉन मोलर मास 55.55। इसका भी मोल निकल गया। और एसटीपी पर दिया है, एसटीपी पर कितना लेंगे, एसटीपी ध्यान दीजिए प्रेशर 1 बार लेंगे। एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, प्रेशर 1 बार लेंगे। तो प्रेशर तो निकल गया, प्रेशर ऑफ H2S क्या है 1 बार है। क्वेश्चन तो बन जाएगा, क्योंकि हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ H2S इक्वल टू क्या होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ H2S एंड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। देखिए लिखेंगे प्रेशर ऑफ H2S KH, और देखिए ध्यान दीजिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। यहाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हो जाएगा। वाटर है यानी H2O। तो इसका तो मालूम है वाटर का मोल, H2S का भी मोल मालूम है, ये सब वैल्यू मालूम है आपको। KH की वैल्यू कितना है, यह है 1 बार। KH निकालना हमको, इसका नंबर मोल कितना दिया है क्वेश्चन में 0.195, 0. यहाँ रख देंगे 195 प्लस वाटर का कितना है 55.55। आप यहाँ इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं ताकि सिंपल हो जाए कैलकुलेशन। केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर ला लेंगे सब, तो इस तरह से केएच की वैल्यू निकल जाएगा। केएच की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, घर पर कर लीजिएगा आप लोग, सो बनाइएगा, नहीं आएगा तो पूछ लेंगे, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको घर पर कर लीजिएगा आप लोग। क्या क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको, प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिए, इसकी बात कर लीजिएगा। एट 273 केल्विन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर डिजॉल्व, कितने में 15.03 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मीथेन ऑफ CH4 क्या है, STP है, अंडर पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन ऑफ 180, अंडर द पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन 180 m. If Henry law holds
होल्स what pressure is required what pressure is required to resolve to resolve 0.001 mole methane in 300 cubic centimeter वाटर। अब क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसको सॉल्व करिएगा। आप ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपके ऊपर सॉल्व करेंगे आप। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड इन लिक्विड, फिर देखेंगे वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ देखेंगे। तो आज यही क्लोज कर रहे हैं टॉपिक अपना। थैंक यू।